जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हमारा ज्योग्राफी में अगला टॉपिक होगा सौरमंडल। इसके पहले हम लोग पृथ्वी की संरचना का टॉपिक पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे सौरमंडल का टॉपिक। जैसा कि आपको इस चित्र में दिख रहा है, आप बोर्ड पर देख सकते हो, हमारे सामने सौरमंडल का ही चित्र बना हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग सौरमंडल में उन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उनको हम जानेंगे। ठीक है, तो जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो किसी तरह का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका वो यूपीपीएससी का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो, यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो, लेखपाल का एग्ज़ाम हो, किसी भी तरह का वनडे एग्ज़ाम हो, उसमें हम देखेंगे, चाहे सुपर टेट का एग्ज़ाम हो, आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं जो कि सौरमंडल से जुड़े हुए सवाल होते हैं। आज हम उन्हीं सारे सवालों को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे और बहुत ही कम समय में, एक ही वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो चित्र बना हुआ है सौरमंडल का, एक बार आप अच्छे से देख सकते हैं और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इसका। ये सौरमंडल का आपके सामने मैंने चित्र एक बना रखा है। इसको पहले से इसलिए बना के रखा है ताकि हमारा टाइम इसमें कंज्यूम ना हो, नहीं तो हम लोग फिर चित्र बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हो सन, सूर्य है। सूर्य के बाद ये फिर हमने ये ग्रह बनाए हैं। ठीक, तो सौरमंडल में सूर्य है और 8 ग्रह हैं। ध्यान रखिए, 8 ग्रह हैं। पहले कितने ग्रह हुआ करते थे? 9। कितने ग्रह होते थे? 9। अब 9 ग्रह नहीं है। 2006 के बाद से ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? 8। और यम यानी जो प्लूटो ग्रह था, प्लूटो, उसको ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। इसमें एक ग्रह और हुआ करता था, कौन सा? प्लूटो, जिसको क्या कर दिया हमने? ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। तो अब बताइए, सौरमंडल में सूर्य है और कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। ठीक, 8 ग्रह। अब लाइन से देखिए ये ग्रह हैं कौन कौन से। सबसे पहला, सूर्य के सबसे नज़दीक, ये जो यहाँ पर चित्र बना है, ये ग्रहों का सूर्य से दूरी का क्रम ही है। यानी सबसे कम दूरी किसकी है? बुध की। उसके बाद अगली दूरी पर कौन है? शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। मंगल के बाद बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये लाइन से ग्रह हैं। देखिए एक बार फिर देखिए इन ग्रहों को। देखिए बुध, सबसे पहले बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ये दूरी का क्रम है। तो सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है अगर आपसे सवाल पूछा जाए तो क्या है हमारा आंसर? वरुण। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा ग्रह है तो हमारा आंसर क्या होगा? बुध। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से बिल्कुल। ग्रह होते क्या हैं? ग्रह आप किसे कहोगे अगर आपसे ये पूछा जाए कि ग्रह है क्या, किसे ग्रह कहते हैं? तो देखिए, ग्रह क्या होंगे? ऐसे पिंड, अंतरिक्ष में ऐसे पिंड जिनमें ना तो ऊष्मा होती है और ना ही जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, क्या कहलाते हैं? ग्रह। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या ये परिभाषा पूर्ण है? क्योंकि हम लोग जब छोटी क्लासेस में परिभाषा पढ़ते हैं तो यही परिभाषा हमको पढ़ाई जाती है। और आज भी आप ज़्यादातर लोगों से जब परिभाषा ग्रह की पूछेंगे तो वो आज भी आपको क्या बताएंगे? यही कि ऐसे पिंड जिनका ना अपनी ऊष्मा होती है ना जिनका अपना प्रकाश होता है, वो क्या कहलाते हैं? ग्रह। लेकिन ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। क्यों? आप मुझे बताइए। ये मेरे हाथ में मार्कर है, ठीक, क्या इसकी अपनी ऊष्मा है? कोई ऊष्मा नहीं है। क्या इसका अपना प्रकाश है? कोई प्रकाश नहीं है। तो क्या ये ग्रह है? फिर ये भी तो ग्रह की परिभाषा में फिट बैठ गया। ठीक, तो इसकी ना तो अपनी ऊष्मा है और ना ही अपना प्रकाश है, तो ये ग्रह तो हो नहीं गया। तो ध्यान रखिए, ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। पूर्ण परिभाषाएं क्या है? तो कुछ कंडीशंस हैं। जैसे पहली कंडीशन क्या है कि ऐसे उस पिंड का जिसे हम ग्रह बनाने वाले हैं उसका ना तो अपना प्रकाश होना चाहिए, यानी नो हीट। दूसरी कंडीशन, नो लाइट। तो एक काम करते हैं, इस चित्र को आप लोग स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर जरा सा कुछ बातें लिखता हूँ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ, यहाँ से यहाँ पे लिख लेता हूँ, चित्र नहीं मिटाता हूँ। ठीक है, तो ग्रह की देखिए कंडीशन क्या है। ग्रह कौन होगा? तो देखिए ग्रह की कंडीशंस क्या है, क्या होते हैं ग्रह। सबसे पहली कंडीशन है नो हीट, उस पिंड के पास कोई ऊष्मा नहीं होनी चाहिए अपनी। दूसरा, नो लाइट, उसका अपना प्रकाश नहीं होना चाहिए। नो हीट, नो लाइट। तीसरा, आकार में बड़ा होना चाहिए, तो बिगर, बिगर, बिगेस्ट, बिगर इन साइज। आकार कैसा होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए।
मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, तो हिंदी में लिखता हूँ तो थोड़ी ज़्यादा जगह खर्च हो जाती है, तो मैं आपको बोल दूँ एक बार। नो हीट मतलब ना तो अपनी ऊष्मा, नो लाइट मतलब ना ही अपना प्रकाश। तीसरी बात बिगर इन साइज, साइज में कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और चौथा, किसी अन्य ग्रह की कक्षा को नहीं काटना चाहिए। किसी अन्य ग्रह की कक्षा को ना काटे, ठीक। शुड नॉट इंटरसेक्ट द पाथ ऑफ अदर प्लेनेट, शुड नॉट इंटरसेक्ट द पाथ ऑफ अदर प्लेनेट, यानी किसी दूसरे ग्रह की कक्षा को ना काटे, ठीक। तो देखिए, और एक और कंडीशन लिख लीजिए कि लगभग गोलाकार हो। कैसा हो, लगभग गोलाकार हो। देखिए पूरी तरह तो गोल नहीं हो सकता, पृथ्वी पूरी तरह गोल नहीं है, लगभग लेकिन गोलाकार हो, हाँ दिखने में दूर से दिख जाए गोल है, उसे हम क्या कहेंगे, ग्रह। तो ये 5 कंडीशन क्या हैं, ग्रह की हैं। अब देखिए, जो प्लूटो जिसको हमने बाहर किया, कब बाहर किया, तो ध्यान रखिए 2006 में, सन 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, 2006 में इसकी बैठक हुई प्राग में। प्राग, और प्राग किस देश की राजधानी है, तो ध्यान रखिएगा चेक रिपब्लिक, चेक गणराज्य। चेक गणराज्य की राजधानी क्या है, प्रयाग, सॉरी प्रयाग नहीं, प्राग। क्या है राजधानी, प्राग, ओके, प्रयाग नहीं, ये प्रयाग तो, प्रयागराज तो अपना इलाहाबाद है। प्राग, 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 अंग्रेजी में स्पेलिंग देख लीजिए प्राग की, PRAGUE, प्राग, ठीक। यहाँ पर सम्मेलन हुआ 2006 में, और उसके बाद से यम ग्रह को यानी प्लूटो ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। इस बात को लिख लीजिए, ओके। अब सुनिए, इतनी बात हो, आई होप आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक। नहीं आई है तो वीडियो को एक बार फिर से देखें, आपकी समझ में आ जाएगी। चलिए, इसको भी मिटा देता हूँ। अब देखिए, ये देखिए, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए, सारे ग्रह हैं, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये चित्र इस हिसाब से है कि ये ग्रह क्या करेंगे, इस तरह घूम के सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए आएंगे, ठीक, चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। अब देखो आप, 4 ग्रह मैंने बनाए हैं इस वाले निशान के इस तरफ, और 4 ग्रह इधर इस तरफ। बीच में मैंने कुछ बनाया है, देखिए नीले रंग से, ध्यान रखिए। ये ऐसा स्थान है जहाँ पर क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे ग्रह, क्षुद्र ग्रह यहाँ पर घूम रहे हैं, उनको कहते हैं एस्टेरॉइड। क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड, एस्टेरॉइड घूमते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ये पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह पट्टिका किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है। क्षुद्र ग्रह पट्टिका, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह पट्टिका। देख लीजिए, लिख देता हूँ यहाँ पर, क्षुद्र ग्रह पट्टिका। इस पट्टिका में क्या घूम रहे हैं, क्षुद्र ग्रह घूम रहे हैं, क्षुद्र ग्रह। तो किन 2 ग्रहों के बीच में पाई जाती है, पहला सवाल। तो मंगल और बृहस्पति, देखिए ये मंगल, ये बृहस्पति, इसके बीच में पाई जा रही है। अब ध्यान से सुनिए, इस क्षुद्र ग्रह पेटिका के इस तरफ, यानी सूर्य और क्षुद्र ग्रह पेटिका के बीच में जो ग्रह पाए जाते हैं, इन ग्रहों को कहा जाता है आंतरिक ग्रह। इन्हें क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह। क्या कहा जाता है, आंतरिक ग्रह, ठीक, क्योंकि ये इसके अंदर है। और इसके बाहर जो ग्रह हैं, इन्हें कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है बाह्य ग्रह। कैसे ग्रह, बाह्य ग्रह।
यानी ये इनर प्लैनेट है और ये आउटर प्लैनेट है। दूसरा, या ये सभी ग्रह जो हैं वो चट्टानों से बने हुए हैं। किससे बने हैं? चट्टानों से। ये चार, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, चट्टानों से, यानी आंतरिक ग्रह किससे बने हैं? चट्टानों से बने हुए हैं, इसीलिए इनको चट्टानी ग्रह भी कहा जाता है। या ये सभी किसकी तरह हैं संरचना में? पृथ्वी की तरह, यानी जैसे चट्टानों से पृथ्वी बनी है उसी तरह चट्टानों से कौन बने हैं? ये अन्य तीन ग्रह भी बने, यानी चारों किससे बने? चट्टानों से। तो कैसे हैं? पृथ्वी जैसे हैं, तो इसलिए इनको पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। कैसे? पार्थिव ग्रह, पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। अगली बात इनकी करिए। इनको बाह्य ग्रह कह रहे थे क्योंकि ये एस्टेरॉयड बेल्ट यानी क्षुद्र ग्रह पट्टिका से बाहर की ओर स्थित हैं, इसलिए क्या कहलाएंगे? बाह्य ग्रह। साथ साथ बोलते रहिए, क्या कहलाएंगे? बाह्य ग्रह। आंसर देते रहिए साथ साथ। लेकिन ये चट्टानों से बने हुए नहीं हैं, ये ग्रह धूल और गैस से बने हुए हैं। कहने का मतलब, जैसे आप पृथ्वी पर रहते हैं और सतह पर खड़े हो जाते हैं, ठीक, सतह पर रहते हैं हम लोग, खड़े हैं आराम से, लेकिन और अगर मैं आपको बुध पर ले जाऊं, शुक्र पर ले जाऊं या मंगल पर ले जाऊं, तब भी आप सतह पर जाकर खड़े हो सकते हो। लेकिन इन ग्रहों में आप सतह पर खड़े हो ही नहीं सकते, क्योंकि चट्टानें हैं ही नहीं, सतह है ही नहीं। क्या है फिर वहाँ पे? धूल और गैस। यानी ये पूरे चारों के चारों ग्रह किससे बने हैं? धूल और गैस से मिलकर बने हुए हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? गैसीय ग्रह कहा जाता है। कैसे? गैसीय। और किसकी तरह हैं? सब के सब बृहस्पति की तरह। और बृहस्पति को आप अंग्रेजी में क्या कहते हो? बृहस्पति को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर। इसीलिए इन सारे ग्रहों को जोवियन ग्रह कहते हैं। कैसे? जोवियन ग्रह। जुपिटर से क्या बना? जोवियन, जोवियन ग्रह। और किससे बने हुए हैं? गैस और धूल से बने हैं। ये किससे बने हैं? चट्टानों से बने हैं। ये बने हैं चट्टानों से। ध्यान रखिएगा, लिखते रहिए आप लोग, क्योंकि डिटेल में तो लिखा ही नहीं जा सकता। चट्टानों से बने हैं और ये धूल और गैसों से बने हैं। ठीक है, धूल और गैसों से बने। इतनी बात आपकी समझ में आ गई? ठीक। अब आगे सुनिए। अब आपसे मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका क्रम क्या है दूरी का, वो तो आपको पता है, साफ साफ यहाँ लिखा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये है क्रम। लेकिन अब आपसे एग्जाम में पूछेगा आकार का क्रम बताइए। आकार का, ग्रहों के आकार का घटता क्रम या बढ़ता क्रम, ये बताइए। तो देखिए, बड़ा आसान तरीका है। ये चित्र आपको अगर आता है तो आप सब बता सकते हो। देखो कैसे बताओगे, आराम से सुनिए। आपसे कहा जाए बड़े से छोटे की तरफ बताओ। किस तरफ बताओ? बड़े से छोटे की तरफ बताओ, यानी सबसे बड़ा कौन, फिर उससे छोटा कौन, तो सबसे छोटे तक बताओ। तो सुनिए, सबसे बड़ा है बृहस्पति, ये बात आपको मालूम है। देखो कैसे याद रखना है, यहाँ से शुरू करना है, यहाँ से, ठीक, क्रम 1 2 3 4, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, क्रम। तो क्रम जब हम बड़े छोटे का देखेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे? यहाँ से, यानी बाह्य ग्रहों से। पहला 1 2 3 4, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये क्रम है। यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उससे छोटा शनि, उससे छोटा अरुण, उससे छोटा वरुण। उसके बाद अब हम यहाँ जाएंगे, यही 4 तो बचे हैं। अब 4 के बाद 5वां नंबर सीधा, क्योंकि इन चारों ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हमारा है। हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। इन चारों में हमारा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी। हम यहाँ रहते हैं ना, ठीक, हम यहाँ रहते हैं, यहाँ पर, ठीक, यहाँ पर रहते हैं। अपने ग्रह को ऐसा बना लो, एकदम खुश बना दो इस ग्रह को, ठीक है। चलिए, सबसे बड़ा ग्रह किसका है? हमारा। तो इसीलिए 5वां नंबर, यानी यहाँ पर पहला और टोटल में कौन सा? 5वां हम है। अब छठा कौन होगा? तो ध्यान रखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है शुक्र को। और जुड़वा किसको कहते हैं? जो देखने में भी एक जैसे हों, ठीक है, देखने में, लंबाई में, चौड़ाई में एक जैसे हों, जुड़वा कहलाते हैं। नहीं, जुड़वा भाई अक्सर आप देखो कैसे होंगे, देखने में बिल्कुल एक जैसे होंगे, लंबाई भी बिल्कुल बराबर होगी, चेहरा मोहरा भी बिल्कुल सेम होगा, ठीक। तो हमारा तो सबसे बड़ा ग्रह हो गया 5वां। तो अब थोड़ा बहुत अंतर तो होता है जुड़वा में, तो वही अंतर किसमें है? शुक्र और पृथ्वी में। तो 6 नंबर पर कौन सा? ये ग्रह। और आपको मालूम है सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। तो बुध के आगे क्या लिख दीजिए? 8 नंबर, क्योंकि सबसे छोटा है तो 8वां ग्रह है। और ये अपने आप हो गया 7वां नंबर। अब देखिए क्या है क्रम, बड़े से छोटे की तरफ, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। याद रखिए, बृहस्पति, मेरे साथ बोलिए एक बार, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण,
पृथ्वी शुक्र मंगल बुध, पृथ्वी शुक्र मंगल बुध। ठीक, इस तरह आप भी क्रम लिख सकते हैं और आपको इन चीज़ों को याद रखना है। ओके, चलिए अब हम दूसरी बात देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। चलिए क्रम लिखा रहने देता हूँ, अब मैं इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। देखिए, इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें इस सौर मंडल की। क्या है, सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। इन 8 में से 6 ग्रह ऐसे हैं, हमारी पृथ्वी को मिलाकर कितने, 6, जो अपनी अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं, पश्चिम से पूरब की ओर, यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, नहीं घूमती है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है। अक्ष पर घूमने का मतलब क्या, अक्ष पर घूम रही है मतलब पृथ्वी सूर्य के चक्कर तो लगाती है, लेकिन साथ साथ अपनी अक्ष पर भी घूमती है। कैसे घूमती है, देखिए, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं ऐसे खड़ा हूँ। अब आपसे कहें पृथ्वी, आप मुझसे कहें कि आप अपनी अक्ष पे घूम के दिखाइए, तो अक्ष पे कैसे घूमूंगा, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसे घूमूँ और घूम के आपके सामने ऐसा ही हो जाऊँ, तो क्या हुआ, मैंने एक राउंड पूरा कर लिया अपनी अक्ष पे। तो इसका मतलब हुआ मैं घूर्णन कर रहा हूँ, अपनी अक्ष पर घूम रहा हूँ, और फिर से मैं ऐसे करके घूम जाऊँ तो घूम रहा हूँ अपनी अक्ष पे। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर ऐसे ही घूमती है, शक्तिमान लट्टू घूमता है, शक्तिमान घूमता है अपनी अक्ष पर। ठीक, तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है, और कैसे घूम रही है, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर, पश्चिम से पूरब दिशा की ओर। तो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, तो जिस ओर घूमती है वहीं से सूरज निकलता है। सूर्योदय कहाँ से होता है, जिस ओर घूमती है। तो बताइए किस ओर घूम रही है, पश्चिम से पूरब की ओर। तो पश्चिम से किस ओर, पूरब की ओर, ध्यान रखिएगा। तो जो बाद में आता है ना, सूर्य वहीं से निकल आता है। कैसे, पृथ्वी कैसे घूमती है, ठीक, पश्चिम से पूरब की ओर कैसे घूमती है, तो सूर्य कहाँ से निकलेगा, पूरब से। अब मेरी बात याद रखिए ध्यान से, कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है पृथ्वी किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। आपको याद कैसे रखना है, आपको सीधा याद रखना है जिस तरफ सूरज निकलता है उस ओर घूमती है, बस। बताइए सूरज कहाँ से निकलता है पृथ्वी पर, तो सूर्योदय कहाँ से होता है, आप कहेंगे पूर्व से, बस पूर्व लास्ट में लिखिए, पूर्व को लास्ट में लिख दीजिए और लिख दीजिए पूर्व की ओर घूमती है। कौन सी दिशा से, यहाँ लिख दीजिए पश्चिम से, ऐसे याद रखना है आपको, पश्चिम से याद रहेगा। तो पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर। कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान रहेगा। ओके गुड। तो सुनिए, तो ऐसे ऐसे पृथ्वी नहीं, पृथ्वी जैसे पृथ्वी की तरह यही काम 6 ग्रह और करते हैं, 6 ग्रह, लेकिन केवल 2 ग्रह ऐसे हैं, केवल ध्यान से सुनिए, केवल 2 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। अब मुझे बताइए, पूरब से पश्चिम की ओर घूमे हैं तो सूर्य कहाँ से निकलेगा, मैंने बताया जिस ओर घूमेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर, तो कहाँ से निकलेगा, पश्चिम से। केवल 2 ग्रहों पर ऐसा होता है। कौन से हैं 2 ग्रह, बड़ा आसान है याद रखना, यहां से 2 नंबर और इस पीछे से 2 नंबर, ये दोनों 2 नंबरी ग्रह हैं और दोनों ही उल्टा काम करते हैं, ध्यान रखिए। आगे से 2 नंबर कौन, शुक्र, पीछे से 2 नंबर कौन, अरुण। तो सुनिए, शुक्र और अरुण 2 ऐसे ग्रह हैं जो अपनी अक्ष पर पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, और यहाँ सूर्य किस दिशा से निकलता है, यहाँ सूर्य निकलता है पश्चिम दिशा से। ठीक, कौन कौन से 2 ग्रह, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण ये ऐसे ग्रह हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। तो अब सूर्योदय कहाँ से होगा, तो ध्यान रखिए जिस ओर घूम रहा है, बताइए किस ओर घूम रहा है, पश्चिम की ओर घूम रहा है, तो सूर्योदय भी कहाँ से होता है, पश्चिम से। ये पूछा हुआ सवाल है, सूर्योदय कहाँ से होता है इन ग्रहों पर, पश्चिम दिशा से। और पृथ्वी पर कहाँ से होता है, पूर्व दिशा से। क्यों, पृथ्वी कैसे घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर, तो जिस ओर घूमेगा सूर्य वहीं से निकल जाएगा। ओके, पश्चिम से, सूर्योदय पश्चिम से होता है। ठीक, इतनी बात याद रहेगी, इसको लिखते भी रहिए इन बातों को। ठीक, मेरी बात सुनिए, उसको लिखते भी रहिए, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लिख रहा हूँ उससे। तो ठीक, चलिए इसको मिटा दूँ, नोट कर लीजिए, इसको पॉज कर लिया करिए वीडियो, नोट करिए, नोट कर लीजिएगा।
ठीक, अब मेरी बात सुनिए, ये क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट है, एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसमें क्षुद्र ग्रह घूमते हैं। और देखिए है क्या, आपने उल्कापिंड सुना है कि पृथ्वी पर उल्कापिंड गिरते हैं? तो उल्कापिंड आते कहाँ से हैं? उल्कापिंड यहीं से आते हैं। आपको कैसे आते हैं? इसलिए आते हैं क्योंकि ये ग्रह अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इन्हें अपनी तरफ खींचते हैं। पृथ्वी अपनी तरफ खींचती है, मंगल अपनी तरफ खींचता है, शुक्र अपनी तरफ खींचता है, बुध अपनी तरफ खींचता है। तो ये सब ग्रह क्या करते हैं? इन एस्टेरॉइड को अपनी तरफ खींचना शुरू करते हैं, खींचना चालू रखते हैं हमेशा। और इसीलिए आपको आसमान में उल्कापिंड दिखाई देते हैं जलते हुए, जिसको आप कहते हो टूटता हुआ तारा। तो समझ जाइए, जब तक वो आसमान में है तब तक तो वो उल्का है, लेकिन जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में प्रवेश करे और जलना चालू कर दे, जलना शुरू कर दे, तो वो टूटता तारा है। जलना शुरू कर दे, काफ़ी हिस्सा उसका जल जाता है, कुछ हिस्सा बचता है, वो पृथ्वी पर आकर गिरता है। चाहे समुद्र में गिरे, चाहे किसी क्षेत्र में, मैदान में, स्थल में जाकर गिर जाए। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरेगा वो कहलाएगा उल्का पिंड। आसमान में है तो क्या कहलाएगा? उल्का। क्या कहलाएगा? उल्का। और जैसे ही पृथ्वी पर गिरेगा उल्का पिंड बन जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्का पिंड। नाम चेंज हो जाता है, ध्यान रखिए। आसमान में है तो उल्का, जमीन पर गिरा तो उल्का पिंड। ओके, ठीक है। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं ग्रहों के बारे में जो इम्पोर्टेंट हैं, जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला ग्रह हमारे पास है बुध। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक, ये ग्रह हैं, ये इसके उपग्रहों की संख्या है। चलिए मैं उपग्रहों की संख्या ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं आपको एक साथ बता दूंगा। पहले हम बुध ग्रह के बारे में ज़रा बातें देख लेते हैं। देखिए बुध ग्रह के बारे में कुछ खास बातें क्या, ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में, यानी इसका परिक्रमण काल, देखिए परिक्रमण काल का मतलब होता है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना समय लगा। ठीक, सूर्य के चारों, अपने चारों ओर नहीं, अपने चारों ओर तो घूर्णन काल हो गया अपनी अक्ष पर। जैसे मैंने आपको घूम के दिखाया ऐसे, मैंने कहा मैं ऐसे करके घूम जाऊँ, ये मैं क्या कर रहा हूँ? घूर्णन कर रहा हूँ। क्या है ये? ऐसे करके, ये घूर्णन है। घूर्णन है कि नहीं है? तो घूर्णन कर रहा हूँ, ये तो मैं अपनी अक्ष पर घूम रहा हूँ। अब आप मुझसे कहो, फिर आप कहो सर परिक्रमा क्या है? भाई देखिए, सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम जाएं, आप कहोगे हमने तो ऐसा देखा ही नहीं, और वाकई में हम अंतरिक्ष में थोड़ी गए देखने। लेकिन एक बात बताइए, आपने शादी होते हुए देखा है? शादी में फेरे लेते हुए देखा है? ठीक, तो फेरे किसके लिए जा रहे हैं? अग्नि के चारों तरफ ही तो फेरे ले रहे हैं। ठीक, तो वो किसकी परिक्रमा कर रहे हैं? अग्नि की। तो अग्नि के चारों तरफ घूम रहे हैं, ये परिक्रमा है। उसी तरह ग्रह भी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, परिक्रमा करता है। तो एक फेरा लेने में, मान लीजिए शादी हो रही है, एक फेरा लेने में 10 सेकंड लग गया, तो परिक्रमण काल कितना हुआ? 10 सेकंड। कितना हुआ? एक फेरा लगाने में जितना समय लगेगा उसको परिक्रमण काल कहेंगे। उसी तरह ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं? उस ग्रह का परिक्रमण काल कहते हैं। तो देखिए इस बुध ग्रह का जो परिक्रमण काल है वो है, परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों तरफ चक्कर, 88 दिन। कितना है? 88 दिन। लेकिन घूर्णन काल की अगर बात करें, यानी अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लगता है, तो इसको अपनी अक्ष पर घूमने में लगता है 58 दिन का समय। यानी अगर ये इस तरह से घूम रहा था, ये वाला चेहरा इसका इस तरफ सामने था, और इसको पूरा ऐसे घूमकर वापस इस ऐसा होने में कितने दिन लग जाएंगे? 58 दिन लग जाएंगे। ओके, इसके उपग्रहों की अगर आप बात करो, उपग्रह, तो ध्यान रखिए बुध ग्रह का एक भी उपग्रह नहीं होता। उपग्रह कितने इसके? 0, कोई उपग्रह नहीं होता है। ठीक है, और इसके रंग की अगर बात करें तो इसका रंग होता है ग्रे। रंग कैसा है? ग्रे, ग्रे कलर का होता है। ठीक, ग्रे कलर का। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब आपसे पूछे सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध है। सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है? बुध ग्रह है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? बुध है। तो बुध ग्रह पर तापांतर कैसा होता है? सर्वाधिक। ताप नहीं, ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह अगर आपसे पूछे तो शुक्र है। सबसे गर्म कौन है? शुक्र है। लेकिन सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन सा है? तो सर्वाधिक तापांतर ग्रह वाला है बुध। सर्वाधिक तापांतर यानी ताप में अंतर, यानी कैसे? दिन के समय कुछ तापमान है और रात के समय मान लीजिए कुछ तापमान है, इन दोनों तापमान में अंतर कितना आ रहा है वो देखा जाता है। तो अंतर यहाँ पर आता है 600 डिग्री सेल्सियस अंतर।
ध्यान रखिएगा, अंतर कितना आता है 600 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि दिन के समय इसका तापमान लगभग 480 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन के समय 480, सोचिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, सूर्य के बहुत पास है भाई। और रात के समय इसका टेम्परेचर माइनस में पहुंच जाता है 120 डिग्री सेल्सियस। कितना? 120 डिग्री सेल्सियस। आप मुझे खुद बताओ तापांतर क्या होगा, जोड़िए, तापांतर घटा दो दोनों को, 400 माइनस 120, क्योंकि माइनस में है ना टेम्परेचर, तो कितना हो गया 600 डिग्री सेल्सियस। ये तापांतर है इसका। तो सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह, चलिए हमने बुध ग्रह तक देख लिया था। अब हम लोग देखते हैं शुक्र ग्रह के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शुक्र ग्रह के बारे में। सबसे पहली बात, अगर आपसे पूछा जाए सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आप कहेंगे सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और इससे पहले हम देख चुके थे कि सबसे ज़्यादा तापांतर किस ग्रह पर था, तो वो बुध ग्रह पर था। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र। ध्यान रखिएगा, सबसे गर्म ग्रह शुक्र है और सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह कौन है? वो बुध है। अगली बात, इस ग्रह को सांझ का तारा और भोर का तारा, इन दोनों नामों से जाना जाता है। सांझ का तारा और भोर का तारा। सांझ का तारा मतलब इवनिंग स्टार, सांझ के तारे का मतलब है इवनिंग स्टार, और भोर के तारे का मतलब है मॉर्निंग स्टार। ओके, अगला पॉइंट है, इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की जुड़वां बहन कहा जाता है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वां बहन भी कहा जाता है। ओके, शुक्र ग्रह के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, जैसे क्या शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह है? नहीं, शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है और ना ही बुध का कोई उपग्रह है। तो शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, तो उपग्रहों की संख्या कितनी है? 0। इसके उपग्रहों की संख्या 0। और अगली खास बात, शुक्र ग्रह पर जो सूर्योदय होता है वो पश्चिम दिशा से होता है। किस दिशा से? पश्चिम। सूर्योदय पश्चिम दिशा से होता है, पश्चिम दिशा से होता है। कारण क्या था, मैंने आपको बताया, क्योंकि ये अपनी अक्ष पर कैसे घूमेगा? पूरब से पश्चिम की ओर, जबकि पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर, और ये कैसे घूमेगा? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ खास बातें हैं शुक्र ग्रह के बारे में। और कुछ बातें मैं आपको बता दूं, शुक्र ग्रह के लिए कई मिशन भेजे गए हैं नासा के द्वारा। ठीक, उनमें से एक मिशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछा जा सकता है और न्यूज़ में है हाल ही में। उसका नाम है द विंसी। क्या नाम है? द विंसी प्लस। बस इसको आप याद कर लीजिए। ये मिशन नासा के द्वारा भेजा गया है। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। एक और है जिसका नाम है वेरिटास। क्या नाम है? वेरिटास। और इन दोनों को याद रखना बड़ा आसान है। देखिए, दा विंसी में भी वी आ रहा है, वेरिटास में भी क्या आ रहा है? वी आ रहा है। और शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। शुक्र ग्रह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वीनस। बस आप ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो वीनस और वी, दा विंसी में भी वी आ रहा है, और विंसी प्लस में भी वी आ रहा है, और वेरिटास में भी वी आ रहा है। तो ये दोनों मिशन कहाँ के लिए भेजे गए? शुक्र ग्रह के लिए। किसके द्वारा भेजे गए? तो ध्यान रखिए, नासा, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा भेजे गए हैं। ओके, शुक्र ग्रह हो गया। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद ग्रह आता है पृथ्वी। कौन सा आएगा? पृथ्वी आएगा। इसके बाद हम देखते हैं मंगल ग्रह। पृथ्वी को छोड़ दीजिए अभी, पृथ्वी पर मैं अलग से एक चैप्टर ही बना दूंगा पृथ्वी, और मैंने एक वीडियो डाल भी रखा है पृथ्वी की संरचना नाम से। पृथ्वी को छोड़ देते हैं, हम मंगल को देखते हैं। ठीक है, मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल ग्रह, रेड प्लैनेट कहा जाता है। मंगल ग्रह को किस प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इसको युद्ध का देवता भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? युद्ध का देवता। इसे युद्ध का देवता भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के उपग्रहों की संख्या है 2। साथ साथ रिपीट करते रहिए, बोलते रहिए, साथ साथ दोहराइए। कितनी है उपग्रहों की संख्या? 2। एक उपग्रह का नाम है फोबोस। क्या नाम है? फोबोस। और एक उपग्रह का नाम है डीमोस। और इसमें इंपॉर्टेंट है डीमोस, क्योंकि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है अगर आपसे पूछे, तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है।
सबसे छोटा उपग्रह डीमोस। अगली इंपॉर्टेंट बात मंगल के बारे में, मंगल पर एक पर्वत पाया जाता है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। कौन सा पर्वत? निक्स ओलंपिया पर्वत। निक्स ओलंपिया पर्वत, इसको मोंटस ओलंपस भी कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं? मोंटस ओलंपस, नाम लिख लीजिए, मोंटस ओलंपस भी इसको कहा जाता है। लेकिन नाम इसका क्या हम लिख रहे हैं? निक्स ओलंपिया। तो दूसरा नाम भी आपसे पूछे इसका तो मोंटस ओलंपस। निक्स ओलंपिया याद रखिए, ये ज़्यादा आता है एग्जाम में, निक्स ओलंपिया। और इस पर्वत की ऊंचाई 21.6 किलोमीटर है, यानी ये एवरेस्ट पर्वत से लगभग 2.5 गुना ऊंचा है। एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8, यानी आप मीटर में बोलिए 8,848.86 मीटर। और इसकी आप देखिए, इसका मीटर बना लीजिए 21,600 मीटर, और किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना हो गया? 21.6 किलोमीटर। इतना ऊंचा ये पर्वत है। कहाँ पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। ओके, तो ये मंगल के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। अगली बात है, इसको सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं। ठीक है, ये इसका 687 दिन क्या है? परिक्रमण काल। अभी मैं इसका एक सारे ग्रहों का परिक्रमण काल, घूर्णन काल और उपग्रहों की संख्या का एक चार्ट बना दूंगा, फिर आप उसी चार्ट को एक बार नोट कर लेना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे, एक जगह इकट्ठे हो जाएंगे वो। ओके, पहले लेकिन हम पढ़ लेते हैं चीज़ों को इंपॉर्टेंट। परिक्रमण काल कितना है? 687 दिन। और मैंने आपको बताया था परिक्रमण काल का मतलब क्या है कि किसी ग्रह को सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है। और घूर्णन काल क्या है? अपनी अक्ष पर घूमने में जितना समय लगता है एक बार घूमने में, तो 1.09 दिन, यानी एक दिन से कुछ ज़्यादा का समय, लगभग आप कह दो ये हो जाएगा लगभग 24 घंटे कुछ मिनट, आप लगभग 25 घंटे मान लीजिए। और ये है इसका घूर्णन काल, अपनी अक्ष पर घूमने में समय लगता है इसको 1.09 डेज। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं मंगल ग्रह के बारे में। ओके, अगला हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह। अब देखिए 4 ग्रह इधर के हो गए, पृथ्वी को हमने छोड़ा है। पृथ्वी में भी देखिए, कोई इस तरह से तुलना करनी हो तो बड़ा आसान है। पृथ्वी में क्या है? देखिए, जैसे मैं कहूँ पृथ्वी, तो बताइए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है या नहीं? बिल्कुल कहा जाता है नीला ग्रह। पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं? 1 उपग्रह है। ये सारी नॉलेज आपको है, ठीक है। चलिए मैं पृथ्वी आपको लिखाई देता हूँ, नहीं तो फिर आप कहोगे पृथ्वी नहीं लिखाई। देख लीजिए पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी, इसको नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि जल की अधिकता के कारण ये अंतरिक्ष में जब जाएंगे या चंद्रमा पर जाएंगे, अंतरिक्ष से आप जब पृथ्वी को देखेंगे तो कैसी दिखेगी? नीले कलर की, क्योंकि इसमें क्या है? पानी की अधिकता है। तो समुद्र के पानी का रंग कैसा ऊपर से दिखता है हमको? नीला। तो इसको कैसा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। दूसरा, इसके उपग्रहों की संख्या है 1, और एक नाम क्या है उसका? मून, चंद्रमा। क्या नाम है? मून, यानी चंद्रमा। ये हमारा उपग्रह है पृथ्वी का। अगली बात इसकी, पृथ्वी की इंपॉर्टेंट बात, इसका परिक्रमण काल, यानी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसको समय कितना लगता है? तो लगभग इसको सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 366 दिन के बीच का समय लगता है। तो हम लिखेंगे कितना? 365 सही 1/4। कितना? 365 सही 1/4, यानी 365 दिन और 6 घंटे। कितना? 365 दिन और 6 घंटा। वैसे एग्जैक्ट वैल्यू है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकेंड, ये वैल्यू है। तो इतना एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कितना, तो आप कहोगे 365 सही 1/4 दिन। और 1/4 का मतलब क्या है? 24 घंटे का 1/4 कर दीजिए, तो 24/4 कितना हो गया? 6 घंटा। ओके, घूर्णन काल कितना है? घूर्णन काल है लगभग 24 घंटे, यानी पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमने में, एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। इसी कारण तो रात दिन होते हैं, कि घूमती है। तो एक बार सूरज निकला और एक बार सूरज आपको डूबता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, सूर्य पृथ्वी के चक्कर नहीं लगा रहा है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है। ठीक, और एक बार अपनी अक्ष पर भी घूम रही है। इसका मतलब क्या हुआ? अपनी अक्ष पर घूम रही है, इसीलिए रात दिन हो रहे हैं। अगर पृथ्वी स्थिर हो जाए, अपनी अक्ष पर ना घूमे, तो जहाँ दिन है वहाँ दिन ही रह जाएगा, जहाँ रात है वहाँ रात ही रह जाएगी। ठीक है, जहाँ दिन है वहाँ दिन, जहाँ रात है वहाँ रात। ओके,
तो घूर्णन काल लगभग कितना 24 घंटे, और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, लिख लीजिए 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड पृथ्वी को अपनी अक्ष पर घूमने में इतना समय लगता है। ओके, ये पृथ्वी की कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जिस तरह से हम और ग्रहों की बातों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए, और पृथ्वी की संरचना वाला आप चैप्टर जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगभग हर बार उससे सवाल आते हैं। ओके, ठीक, देखिए SSC GD लेखपाल का नोटिफिकेशन आ चुका है, आप सबको मालूम होना चाहिए, आज ही लेखपाल का नोटिफिकेशन आया है। नोटिफिकेशन में उसका सिलेबस दिया है आपको कि सिलेबस क्या है, उस पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ जो वो उसके GS पोर्शन के लिए, जो सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप इसको पढ़ते रहिए। ओके, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, केवल देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब आप करते नहीं हैं। सब्सक्राइब भी कीजिए और लोगों में शेयर भी कीजिए वीडियोज़ को। ओके, चलिए, अब आगे हम देखते हैं बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह, तो बताइए बाह्य ग्रह है बृहस्पति ग्रह या नहीं? जो मैंने चित्र बनाया था शुरू में, बना लिया होगा आपने कॉपी में, नहीं बनाया तो वीडियो पीछे ले जाएं एक बार और उस चित्र को जरूर बनाएं, क्योंकि चित्र के बिना काम नहीं चलेगा, बना होना चाहिए डायग्राम आपका। बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। इसके उपग्रहों की संख्या है 79। कितने उपग्रह हैं? 79। देखिए, कई किताबों में अभी भी आपको इनकी संख्या 69 मिलेगी, लेकिन ध्यान रखिए अपडेट कर लीजिए, अपडेट हो चुका है। अब इसके उपग्रह 69 नहीं 79 हैं। कितने हैं? 79। उपग्रहों की संख्या है 79। इसके बाद इन उपग्रहों में सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो है ज्ञानीमीड, यानी बृहस्पति का सबसे, चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको, बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है ज्ञानीमीड। सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ज्ञानीमीड। ये बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, 79 में से सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड। और सबसे खास बात, ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह है। तो देखिए, दो बातें हो गई। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? ज्ञानीमीड। सबसे छोटा कौन है? डीमोस, जो मंगल वाला था। ओके, सबसे छोटा है डीमोस और सबसे बड़ा है ज्ञानीमीड। ये सौर मंडल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह यही है, ज्ञानीमीड है। ठीक है, बृहस्पति। अब बृहस्पति ग्रह हो, शनि हो, अरुण हो या वरुण हो, जो चार बाह्य ग्रह हैं, ये चारों के चारों ग्रह धूल और गैसों से मिलकर बने हैं, चट्टानों से नहीं, धूल और गैसों से मिलकर बने हैं। और ये कैसा है? हमारा सबसे बड़ा उपग्रह है। इसके उपग्रहों की संख्या कितनी है? 79 है, और इसे सभी ग्रहों का स्वामी कहा जाता है। ठीक, गुरु बृहस्पति कहते हैं ना, बृहस्पति गुरु, तो इस सब ग्रहों का क्या है? स्वामी है। ठीक, उनमें सबसे बड़ा ग्रह भी यही है। इसके बाद अगला ग्रह आता है हमारे पास शनि। अगला लिखिए, शनि। अच्छा, बृहस्पति में एक चीज रह गई, चलिए मैं उसको वैसे लिखता बाद में, लेकिन मैं फिर यहां लिख दे रहा हूं। इसका घूर्णन काल, और दूसरी चीज इसका परिक्रमण काल। घूर्णन काल और परिक्रमण काल। घूर्णन काल इसका कितना है? 9.5 घंटे। 9.5 घंटे। अपनी अक्ष पर घूमने में, अपनी अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? 9.5 घंटे का समय लेता है। लेकिन सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 12 वर्ष लग जाते हैं। कितने साल लगते हैं? 12 वर्ष इसको लग जाते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। ये तो बृहस्पति की बात हो गई। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। किसकी? शनि। अगला ग्रह जो हम बात करेंगे वो है शनि, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए शनि। देखिए, शनि ग्रह की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शनि ग्रह पर जो उपग्रहों की संख्या है वो कितनी है। तो उपग्रह हैं 82।
कितने हैं? 82। और ध्यान रखिए सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है? शनि की। पहले ये आंसर क्या हुआ करता था? बृहस्पति। अब बृहस्पति नहीं, बृहस्पति के 79 है, शनि के कितने हैं? 82 हैं। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं? तो आप कहेंगे शनि ग्रह के। ओके। और इसमें जो सबसे बड़ा है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसका नाम है टाइटन। क्या नाम है? सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। टाइटन हिंदी में लिख देता हूं इसको मैं, टाइटन। ये सबसे बड़ा उपग्रह है शनि का। ओके। अगला, इसका घूर्णन काल और अगली चीज है इसका परिक्रमण काल। ये दोनों देखिए, घूर्णन काल कितना है और परिक्रमण काल कितना है, बताइए। इसका घूर्णन काल है 10.9 आवर, 10.9 आवर, यानी लगभग कितना? 11 घंटे, लगभग 11 घंटे। ठीक है, लगभग 11 घंटे। और कहीं कहीं आपको ये 10.4 भी मिल जाएगा, तो आप 10.4 लिख लीजिए इसको, लेकिन आप लगभग में याद रखिए 11 घंटे के आसपास है। दूसरा, इसका परिक्रमण काल है 29.4 वर्ष। कितना है? 29.4 वर्ष, यानी लगभग 30 साल इसको लगते हैं सूर्य का एक चक्कर लगाने में। 29.4 वर्ष। देखिए बड़ा आसान है याद करना। जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती चली जाएगी ग्रहों की, वैसे वैसे परिक्रमण काल भी बढ़ता चला जाएगा। भाई जो जितना दूर होगा उसको उतना ज़्यादा समय लगेगा चक्कर लगाने में। तो सबसे ज़्यादा समय किसको लगेगा? वरुण को, सबसे लास्ट में है। सबसे कम समय में कौन लगा देगा? बुध। और आपने देखा बुध सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगा देता है। कितने दिन में? 88 दिन में। चलिए अगली इसकी इंपॉर्टेंट बात है कि शनि ग्रह का घनत्व तो बहुत कम है। और उदाहरण के लिए, ये उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर आप इतना कम है घनत्व कि अगर आप पानी में उसे रख दो, पानी में डुबाने का उसको प्रयास करो, डूबेगा नहीं, पानी पे तैरेगा। क्यों? क्योंकि उसका घनत्व पानी से भी कम है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जल का घनत्व कितना होता है। सवाल फिर सुन लीजिए, जल का घनत्व कितना होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो शनि का घनत्व कितना है? बहुत कम होता है। शनि का घनत्व अत्यंत कम है, अत्यंत कम है। और लिख लीजिए इस बात को। और यह इतना कम है कि पानी में डुबाने पर शनि ग्रह तैरने लगेगा। अब आपको पानी में कैसे डूबेगा, तो मैंने पहले का मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि पानी से भी कम उसका घनत्व है। और जिस चीज़ का घनत्व पानी से कम होगा वो पानी में डूबेगी नहीं, पानी में क्या होगी? तैरेगी। इसीलिए अगर शनि ग्रह को कभी पानी में डुबा दिया जाए तो क्या करने लगेगा? तैरने लग जाएगा। ओके, ये शनि ग्रह के बारे में जानकारी थी। इसके बाद अगला ग्रह आता है अरुण। और अरुण को अंग्रेजी में कहते हैं यूरेनस। क्या कहते हैं? यूरेनस। अभी मैं आपके सामने एक चार्ट बना दूंगा, उससे आपको सारी चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। ठीक, यूरेनस यानी अरुण। अरुण, अरुण की सबसे खास बात है, इसको कहा जाता है लेटा हुआ ग्रह। क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह। दूसरी बात, अरुण के उपग्रहों की संख्या है 27। कितने उपग्रह हैं? 27। और जिसमें सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया। कौन सा है? सबसे बड़ा उपग्रह नाम है टाइटेनिया। सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटेनिया, याद रखिएगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन था? बृहस्पति का गयानीमेड। शनि का टाइटन, इसका टाइटेनिया। ठीक, टाइटेनिया सबसे बड़ा उपग्रह। उपग्रह है 27। इसका घूर्णन काल और दूसरी चीज इसका परिक्रमण काल, दोनों चीजें याद रखिए, घूर्णन काल और परिक्रमण काल। इसका घूर्णन काल है लगभग 17 घंटे। कितना? 17 घंटे। और इसका परिक्रमण काल है 84 वर्ष। कितना? 84 वर्ष। यानी सूर्य का चक्कर लगाने में इसको 84 साल लगते हैं। एक चक्कर कितने सालों में लगा देता है सूर्य का? 84 सालों में। और अपनी अक्ष पर कितने घंटे में घूम जाता है? 17 घंटे में। 17 घंटे। पृथ्वी 24 घंटे में। ठीक है, और ये 17 घंटे में। गुड। अब देखिए, अब कौन सा हमारे पास ग्रह बचा? वरुण। अब यही लिख देते हैं हम वरुण को। वरुण, वरुण ग्रह।
सबसे पहली बात, वरुण ग्रह की खास बात यह है कि इसमें उपग्रहों की संख्या कितनी है, 14। और जो सबसे बड़ा उपग्रह है, यही मैं लिख देता हूँ, सबसे बड़ा उपग्रह, उसका नाम है ट्रिटॉन। क्या नाम है, ट्रिटॉन। सबसे बड़ा उपग्रह है ट्रिटॉन, ठीक, ट्रिटॉन, TRITON, ट्रिटॉन सबसे बड़ा उपग्रह है वरुण का, ट्रिटॉन। अगली बात, इसका घूर्णन काल 16 घंटे है। कितना है, 16 घंटे। और इसका परिक्रमण काल 165 वर्ष, यानी सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको 165 वर्ष लगते हैं। कितना समय लगता है, 165 वर्ष लगता है। अब देखिए, पहले ग्रहों की संख्या 9 हुआ करती थी, अब कितनी है, 8 है। तो जब 9 होती थी तो 9वां ग्रह कौन था, यम, यानी प्लूटो। कौन सा था, प्लूटो। और प्लूटो को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 288 साल लगते थे। कितने, 288। लेकिन अब तो वो ग्रहों की श्रेणी में है ही नहीं, बाहर कर दिया गया। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यम को, मैं बता भी चुका हूँ शुरू में आपको, यम ग्रह को यानी प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से कब बाहर कर दिया गया, आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको बताया था कब, 2006 में। कब, 2006 में। कभी कभी एग्जाम में आपसे तारीख पूछ देता है, तो ध्यान रखिए, 24 अगस्त 2006 को ये तारीख है। प्लूटो, प्लूटो का मतलब यम, कौन सा ग्रह, यम ग्रह। और अंग्रेजी में लिखेंगे इसको PLUTO, प्लूटो, ठीक, प्लूटो। प्लेटो नहीं, प्लेटो एक दार्शनिक थे यूनान के, प्लेटो नहीं, कौन है, प्लूटो, ग्रह का नाम प्लूटो, और हिंदी में यम ग्रह। यम ग्रह को 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की श्रेणी से, यानी प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, बाहर किया गया। और ये काम करता कौन है कि कौन ग्रह होगा कौन ग्रह नहीं होगा, ये सब डिसाइड करने का काम करता है एक संस्था, IAU, लिख लीजिए, कौन, IAU। और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, इसको लिख लीजिए, इंटरनेशनल, फिर मैं हिंदी में भी इसको लिखा दूंगा, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्या फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। और हिंदी में इसको कहेंगे इंटरनेशनल मतलब अंतरराष्ट्रीय, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय। खगोल मतलब होता है जो अंतरिक्ष से जुड़ी बातें होती हैं, ठीक, अंतरिक्ष से जुड़े, अंतरिक्ष में जो पिंड हैं, जितने भी पिंड हैं, चाहे सूर्य है, चाहे तारे हैं, चाहे ग्रह हैं, उपग्रह हैं, इन सब का अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है, ठीक, खगोल शास्त्री। और उस विज्ञान को जो इसका अध्ययन करता है उसे खगोल विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, खगोल विज्ञान, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, ठीक, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, यानी अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ। और इसने 24 अगस्त 2006 को अपने प्राग सम्मेलन में, कौन सा सम्मेलन, प्राग सम्मेलन, प्राग। और मैंने आपको बताया था प्राग कहाँ की राजधानी है, चेक गणराज्य की। चेक गणराज्य यूरोप में स्थित है। कहाँ स्थित है, यूरोप में स्थित एक देश है चेक रिपब्लिक, या फिर चेक गणराज्य। ओके, तो हमने ये सारे ग्रह देख लिए। अब मैं अंत में सिर्फ एक चार्ट बनाऊंगा और वहाँ सारी बातें लिख दूंगा, उस चार्ट को आपको याद करना है, ठीक। जितनी मैंने अभी बातें बताई हैं तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वहाँ पर लिख लेंगे, ग्रह लिखेंगे और उनके घूर्णन काल, परिक्रमण काल, उपग्रहों की संख्या सारी लिख देंगे। देखिए, उपग्रहों की संख्या याद करने के लिए आप लोग एक नंबर याद कर लीजिए, ठीक है। 12 डिजिट का नंबर है, कितने डिजिट का, 12। और 12 डिजिट का आधार नंबर भी होता है। अपना आधार कार्ड आप देखिएगा, उसमें जो नंबर पड़ा हुआ है वो 12 डिजिट का ही है। कितने डिजिट हैं उसमें, 12। तो ये मैं आपको सौरमंडल का आधार कार्ड बता रहा हूँ। सौरमंडल का आधार कार्ड नंबर क्या है वो देखिए, ठीक है। ये आधार कार्ड नंबर नहीं है, मैं समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, आधार कार्ड नंबर मैं आपको बता रहा हूँ सौरमंडल का। देखिए क्या है आधार कार्ड नंबर, 0012798227114। गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 अंक हो गए।
यही है सौरमंडल का आधार कार्ड नंबर। कहने का मतलब कि हर ग्रह के कितने उपग्रह हैं आपको यहीं से याद हो जाएगा। कैसे? सबसे पहला उपग्रह कौन है बताइए? सबसे पहला ग्रह कौन है? बुध। कौन है? बुध। बताइए कितने उपग्रह? 0। दूसरा ग्रह कौन सा है? शुक्र। कितने उपग्रह? 0। अगला कौन सा है? पृथ्वी। कितने उपग्रह? 1। अगला कौन सा है? मंगल। कितने उपग्रह? 2। हो गए 4। और ये 4 कैसे ग्रह हैं? ये हैं आंतरिक ग्रह। अब ये कौन से हैं? बाह्य ग्रह। बताइए। सबसे पहला इधर का बृहस्पति। कितने उपग्रह? बृहस्पति के 79। अगला शनि। कितने उपग्रह? 82। इसके बाद अगला अरुण। कितने उपग्रह? 27। अगला उपग्रह वरुण। कितने उपग्रह? 14। याद होगा? आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह जो मैंने शुरू में समझाया। 0 0 1 2 यानी बुध का 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1 उपग्रह, मंगल के 2 उपग्रह। 79 82 27 14 बृहस्पति के 79 उपग्रह, शनि के 82 उपग्रह, अरुण के 27 उपग्रह और वरुण के 14 उपग्रह। याद हो जाएंगे? बहुत आसान है, याद करना है आपको। 0 0 1 2 देखिए, 1-2 बार लिख के देखेंगे, अपने आप याद हो जाएगा। आधार कार्ड नंबर की तरह याद कर लीजिए। 0 0 1 2 79 82 यानी 79। आप नंबर से याद कीजिए। 0 0 1 2 79 82 27 14 ऐसे याद कर लीजिए। या फिर 0 0 1 2 79 82 27 14 याद कर लीजिए। और ये उपग्रहों की संख्या हो गई। ओके, चलिए। और इन सब के इनका कितना घूर्णन काल है, कितना परिक्रमण काल है, इन चीज़ों को भी याद कीजिए। ठीक है, चार्ट मैं बनवा दूं या आप बना लेंगे खुद? चलिए मैं आपको बता देता हूँ लिखना क्या क्या। ये आपका होमवर्क है। देखिए कैसे। सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे ग्रह। ठीक, नंबर 1। यहाँ पर लिखेंगे उपग्रहों की संख्या। उपग्रहों की संख्या। यहाँ पर लिखेंगे घूर्णन काल और यहाँ पर लिखेंगे परिक्रमण काल। ओके, अब देखिए इस तरह से लाइंस खींचेंगे। ठीक, अब देखिए ये चीजें आपको 3 चीजें याद रखनी है। सबसे पहला ग्रह कौन सा है? बुध। उसके बाद अगला कौन सा है? शुक्र। इसी तरह से आपको 8 ग्रह लिखने हैं। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आपको 8 ग्रह लिखने हैं। अब मैं उदाहरण आपको दूं तो बताइए, बुध के कितने उपग्रह थे? 0। शुक्र के कितने उपग्रह थे? 0। बुध का घूर्णन काल कितना था? 58 दिन, यानी अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता था? 58 दिन। ये अपनी अक्ष पर घूमने में कितना समय लेता था? 243 दिन। ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता था? 88 दिन। और ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता था? 225 दिन। इसी तरह से आपको ये तीनों चीज़ें सभी उपग्रहों के लिए लिखनी है। ये वाली तो आप बड़ी आसानी से लिख लोगे। अभी मैंने बताया सौरमंडल का आधार कार्ड नंबर क्या है, यही रहा। 0 0 अगले का 1 2 79 82 27 14। ठीक, इस तरह आपको इस चार्ट को बनाना है। और ध्यान रखिएगा, जो जो इस चार्ट को बना लेगा, कंप्लीट कर लेगा, वो मुझे बताएगा कि हाँ कंप्लीट कर लिया है। ओके, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में आपने कंप्लीट कर लिया है। और इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वीडियो में, उसके आंसर भी आपको देने हैं। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। सौरमंडल का टॉपिक समाप्त हो चुका है। आप इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार याद करिए। और वीडियोस हम अब देखिए, अब हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी के लेक्चर्स भी लाना शुरू करेंगे। और हिस्ट्री में हम शुरू करेंगे एंशिएंट इंडिया से, यानी प्राचीन भारत के इतिहास से। ओके, पूरी स्ट्रेटजी के साथ पढ़ेंगे। लेखपाल की वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि सिलेबस जारी हो चुका है, जल्दी वैकेंसी आएगी। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।